नमस्कार, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल द अजीत बायोलॉजी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे 2026 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है, 2026 में जो क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और मेन सब्जेक्ट उनका क्या है? बायोलॉजी है, ठीक है। और जो अपना बायोलॉजी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मजबूत करना चाहते हैं क्लास 12th का, उनके लिए ये बैच है, ठीक है। तो इसका सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है और ऑफलाइन में हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो 1-2 दिन क्लासेस मिस कर दिए हैं ऑफलाइन में और उनका कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया है, ठीक है। तो उनके लिए हमने सोचा कि चैप्टर 1 का वीडियो हम चैप्टर 1 ऑनलाइन में पूरा हम पढ़ा दें, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक दिन में तो अगर मैराथन क्लास लिया जाए तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी मैराथन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम में हमारे समय है और हमें लगातार 4 घंटे 5 घंटे क्लास बायोलॉजी का पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कर करके बायोलॉजी के चैप्टर 1 को इस चैनल पर पढ़ेंगे और जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा और हमें जैसा समय मिलेगा उस अनुसार हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अल्टरनेट डे पर आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी। जैसे कि आज हम क्लास लेंगे तो कल एक गैप रहेगा, फिर परसों क्लासेस चलेगी। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते हैं। ऑफलाइन में हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो यदि आप आसपास के मतलब जनता बाज़ार के आसपास के हों तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ क्लासेस चलती हैं, वहाँ आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ आपके सारे मतलब डिटेल में बैच में पढ़ाई होगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जीवों में जनन कैसे होता है, जनन कितने प्रकार के होता है, इनकी विधियां क्या हैं, ठीक है। लैंगिक जनन के क्या महत्व हैं, उनसे क्या हानियां हैं, अलैंगिक जनन के क्या महत्व हानियां हैं, ठीक है। पौधों में जनन कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मतलब रिप्रोडक्शन को एकदम हम लोग बेसिक लेवल से इसमें जानेंगे। मतलब प्रत्येक जीव में जनन कैसे होता है वे सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जनन के विषय में मतलब जीवों में जनन कैसे होता है ये जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम लोग जान लें कि जनन क्या है यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे और फिर आपको समझाएंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको इस विधि में मतलब पहले हम लिख दें फिर उसको समझाएं, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो से हम यहाँ लिख लिख करके ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं जनन क्या है। जनन क्या है? जनन देखिए क्या है, जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, कोई भी जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक जीव है, ठीक है। ये क्या है, एक जीव है, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख दिया, मान लीजिए ये कौन है, रमेश नाम का कोई जीव है, प्राणी है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई जीव है, ठीक है, ठीक है। हो गया, ये एक जीव है जो कि क्या है, फीमेल है यानी मादा है, जिसका नाम मान लीजिए संगीता है, ठीक है, संगीता है, ठीक है। ये क्या है, रमेश और संगीता दो जीव हो गए। ये अगर अपने समान एक दूसरे जीव का निर्माण कर दे दोनों मिलकर के, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या करें, एक अपने समान एक छोटे से नन्हे से जीव का निर्माण कर दे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं, ठीक है। जनन क्या है, तो जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक जीव है, पुराने पहले वाले जीव दो यहाँ पे जीव हैं, एक रमेश और संगीता। इन दोनों ने क्या किया, संलयन किया और संलयन करके एक नए जीव का यहाँ पे निर्माण किया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है।
अब जनन में दो प्रकार से जनन होता है। एक तो होता है कि कोई ऐसा जीव होता है जो अकेले ही दूसरे जीव का निर्माण कर देता है, और एक होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें दो जीव मिलकर के एक तीसरे जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने देखा क्या कि रमेश और संगीता दो जीव हैं, ये दोनों संलयन किए, निषेचन किए, और उसके बाद क्या किए, एक तीसरे जीव का निर्माण किए। तो जनन की वह विधि जिसमें क्या हो, दो जीवों की आवश्यकता पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन की उस विधि को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और जनन में एक और ऐसी विधि पाई जाती है जिसमें क्या होता है, कोई जीव अकेले ही तीसरे जीव का दूसरे जीव का निर्माण कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो तो इन दोनों के विषय में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आइए हम लोग इसके विषय में, जनन के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। कोई भी जीव हो क्या करे, अपने समान दूसरे जीव की उत्पत्ति कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रक्रिया जनन कहलाएगी। ठीक है, वो चाहे जीव दो जीव मिल करके तीसरे का निर्माण करे, या फिर कोई यहाँ पे क्या हो, कोई जीव हो यहाँ से एक कली निकाले और वहाँ से कली से एक अलग जीव का निर्माण कर दे, तो ये प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, जनन ही कहलाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नए जीव की उत्पत्ति हो रही है तो प्रक्रिया जनन कहलाएगी। ये मैटर नहीं करता है कि दो जीव मिलकर के तीसरे का निर्माण कर रहे हैं या कोई अकेले जीव किसी दूसरे जीव का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अगर जीव अकेले दूसरे जीव का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन, और यदि दो जीव मिलकर के तीसरे का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, अब वो तो ठीक है भैया, मान लीजिए कि दो जीव हैं, चाहे अकेले कोई जीव है किसी अन्य जीव के निर्माण कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं जनन। लेकिन ये जनन जरूरी क्यों है, ये भी तो प्रश्न आ सकता है ना कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो देखो, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जीवों में जनन, ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखिएगा कि जीवों में जनन निम्नलिखित, चाहे जैसे भी लिख दो कि जीवों में जनन इसलिए आवश्यक है। पहला हम लोग क्या पॉइंट इसमें बताएंगे कि नए जीवों की उत्पत्ति के लिए हमें क्या चाहिए, जनन करना पड़ता है, मतलब जनन आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए ये दो पुराने जीव हैं, ठीक है, एक रमेश और संगीता, अगर ये लोग नए जीव की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लोग अपना जीवन काल मतलब 60 से 70 साल जिएंगे और उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर यहाँ पे पृथ्वी पर दूसरा कोई इनके जैसा इंसान नहीं रहेगा। तो हमें जीवों को क्या करना है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना है, तो जनन क्या है, आवश्यक है। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल लिए, इसमें जनन क्यों आवश्यक है में, कि पहला पॉइंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि नए जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि नए जीवों के उत्पत्ति के लिए जनन आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए, मतलब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव हमेशा प्रेजेंट रहे, उनका अस्तित्व बना रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। अगर ये जनन ना करें, ये दोनों जनन ना करें तो ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर से 70, 80, 100 साल के बाद मनुष्य समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी जनन करना बंद करते तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, पृथ्वी पर से मनुष्य की संख्या खत्म हो जाएगी। तो यदि हमें पृथ्वी पर मनुष्य की या फिर किसी अन्य जीव की जो प्रेजेंस है, मतलब अस्तित्व है, वो बनाए रखना है तो क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। ठीक है, तो दो पॉइंट आप बता सकते हैं। जनन पूछा जाए आपसे कि जनन क्यों आवश्यक है, तो बताइएगा कि हमें यदि नए जीवों की उत्पत्ति करनी है तो हमें जनन करना पड़ेगा, तो नए जीवों की उत्पत्ति के लिए जनन आवश्यक है। दूसरा, यदि पृथ्वी पर जीवों के क्या करना है, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसके लिए भी जनन आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी पर हमें किसी जीव की संख्या को बढ़ाना है तो उसके लिए भी क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। अब क्या है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि लाभदायक लक्षणों या फिर लाभदायक जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हमें करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जनन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाभदायक जीन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए भी जनन आवश्यक है। और एक लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जैव विकास यदि हमें करना है तो उसके लिए भी जनन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जनन क्या है। कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे जनन। ठीक है, पूछा जाएगा कि जनन क्यों आवश्यक है, तो बताइएगा कि नए जीवों की उत्पत्ति के लिए जनन आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी जनन आवश्यक है। अगला पॉइंट बता सकते हैं हम लोग कि किसी भी जीव की संख्या को बढ़ाना है यदि हमें, तो उसके लिए भी जनन आवश्यक है। और चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि लाभदायक जीन या फिर लाभदायक लक्षणों को या फिर लाभदायक विभिन्नताओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए भी, स्थानांतरित करने के लिए भी जनन आवश्यक है। और अंतिम पॉइंट हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए भी जनन आवश्यक है। ठीक है, अब आइए, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जो है यहाँ पृथ्वी पर ये क्या करता है, जन्म लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रमेश और संगीता ने मिलकर निषेचन किया और एक नए जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे एक नए जीव की उत्पत्ति हुई, तो इसका जन्म होगा। ठीक है, जन्म होगा, जन्म होगा तो इसमें फिर बाद में क्या होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि होगा तो ये क्या होगा, ये बाल्य अवस्था में आएगा। पहले तो यहाँ पे जन्म होगा तो शिशु अवस्था में रहेगा, उसके बाद क्या होगा, बाल अवस्था में आएगा। बाल अवस्था के बाद कौन से अवस्था में आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये आएगा आपका किशोरा अवस्था में। ठीक है, किशोरा अवस्था में आएगा। किशोरा से किस में आएगा, ये हो जाएगा वयस्क हो जाएगा। ठीक है, वयस्क के बाद क्या होगा, बाद में ये वृद्धा अवस्था में आ जाएगा। और वृद्धा अवस्था में आने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी जीव क्या होता है, जन्म लेता है, उसके बाद उसकी अपना वृद्धि करता है, जीवन जीता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से मतलब किसी जीव के जन्म से लेकर के और उसकी प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो ये समय काल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीवन काल। ठीक है, जीवन काल या जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। ठीक है, चलो तो इसको लिख लो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। तो तीन कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने समझा कि जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्या है, और उसके बाद जनन में कोई भी जीव, नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो जन्म लेगा, जन्म लेगा, उसमें वृद्धि होगी, अपना जीवन जिएगा, और जीवन जब जी लेगा तो उसकी प्राकृतिक रूप से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय काल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ समझिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी एक ये जीव है। ठीक है, ठीक है, ये जीव है, नाम इसका क्या है, नाम इसका मान लीजिए हम रख लेते हैं, इसका नाम रमेश ही है। ठीक है, रमेश का मान लीजिए 2000 के आसपास में जन्म हुआ। ठीक है, 2003 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, ये बाल्य अवस्था में आ गया कब, 2005 में आ गया। ठीक है, 5 के बाद ये आया आपका 2020 में, और 20 में ये आ गया मान लीजिए अपने किशोरा अवस्था में। ठीक है, किशोरा अवस्था में, किशोरा अवस्था में आएगा, उसके बाद ये भी क्या करेगा, थोड़ा देर बाद वृद्धि के बाद ये भी क्या करेगा, जनन करेगा, जनन करेगा। उसके बाद ये फिर बाद में क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। ठीक है, वयस्क हो जाएगा, वयस्क होने के बाद ये क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। और वृद्ध होने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ 2020 में ये किशोरा अवस्था और अपने 22 में मान लीजिए यहाँ पे वयस्क अवस्था में है। ठीक है, वृद्ध हो गया, मान लीजिए कितना है, 2050 में जाकर के ये पूरा वृद्ध हो जा रहा है, और प्राकृतिक रूप से मृत्यु इसकी 2060 में मान लीजिए हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 2003 से लेकर के और 2060 के 2003 से लेकर के 2060 के बीच का जो समय काल होगा, वही बीच का समय काल क्या कहलाएगा, जीवन काल या जीवन अवधि कहलाएगा। ठीक है, तो जीवन अवधि या जीवन काल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा बात है कि कोई भी जीव जन्म से लेकर के अपने प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय काल को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीवन काल। लिख लीजिए, जीवन काल हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को जीवन काल कहते हैं। इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा कि जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, प्राकृतिक
प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अगर उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो रही है, किसी बीमारी से वो मर जा रहा है, या फिर किसी एक्सीडेंट से मर रहा है, या फिर किसी और एक कारण से मर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग जीवन काल नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए रमेश है, 2003 में इसका जन्म हुआ और 2020 में किसी कारणवश इसकी डेथ हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस आया तो कोरोना के कारण उसकी 2020 में मान लीजिए डेथ हो गई, तो 2003 से लेकर के 2020 के बीच के समय काल को हम लोग उसको जीवन काल नहीं कहेंगे। जीवन काल कब कहेंगे, जब रमेश 2003 में जन्म लिया, किशोरावस्था 20 में उसका आया, वयस्क हुआ 22 में, ठीक है, वृद्ध हुआ 2050 में, और 2060 में मान लीजिए उसकी प्राकृतिक रूप से डेथ हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे, उसके जन्म से लेकर के 2060 के बीच के समय काल को जीवन काल कहेंगे, ठीक है। ना कि 2003 में जन्म हुआ और 20 में कोरोना वायरस से निपट गया, तो बीच के समय काल को जीवन काल नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे समझ लिया। अब देखो, जितने भी जीव होते हैं सबका जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य का एवरेज जीवन काल कितना होता है, 60 साल होता है। ऐसे सामान्य इसका जीवन काल 100 साल का होता है, लेकिन अभी एवरेज कितना है, 60 साल है, ठीक है। वैसे ही एक जीव होता है जिसका नाम तोता है, ठीक है। तोता का जीवन काल आपका लगभग 140 साल होता है, ठीक है। आपका कौवा हो गया, उसका जीवन काल 15 साल होता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जीव होते हैं जिनके जीवन काल कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो कुछ 10-15 को इंपॉर्टेंट जीव और उनके जीवन काल में आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, एक और पॉइंट यहाँ याद रखिएगा जीवन काल में, कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके शरीर के आकार या उसके शरीर के बनावट पर निर्भर नहीं करता है। कैसे निर्भर नहीं करता है, अभी हमने 2 जीवों का यहाँ एग्जाम्पल देखा। एक क्या था, एक आपका तोता था, ठीक है, और एक कौन सा था, एक था कौवा। तो तोता और कौवा दोनों का आकार, दोनों पक्षी ही हैं और दोनों का आकार लगभग समान होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन शरीर का आकार लगभग सेम होता है। लेकिन इनके जीवन काल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तोता का जीवन काल कितना हम बताएं अभी आपको, 140 साल, ठीक है, 140 ईयर होता है। और कौवा का जीवन काल मात्र 15 ईयर होता है, ठीक है, मात्र 15 ईयर होता है, ठीक है। तो शरीर दोनों का लगभग सेम ही है, ठीक है, शरीर लगभग दोनों का सेम है, लेकिन जीवन काल में देख रहे हैं 100 साल से अधिक का अंतर पड़ जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि क्या किसी जीव का जीवन काल उसके शरीर के आकार पर निर्भर करता है, तो क्या बताइएगा कि शरीर के आकार पर जीवन काल निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में तोता और कौवा देख सकते हैं, तोता के भी आकार सेम होता है, कौवा भी लगभग सेम ही आकार का होता है, लेकिन जीवन काल तोता का 140 साल और कौवे का मात्र 15 साल ही होता है, ठीक है। अब आइए, इसको हम मिटा करके लिख रहे हैं कुछ प्रमुख जीवों और उनके जीवन काल, इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसके प्रकार, इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, ठीक है, सबके विषय में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए, और यदि जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आपके अपने भी जितने दोस्त मित्र सखा हैं उन सबको पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। जो हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है अजीत यादव ऑफिशियल, वहाँ जा कर के फॉलो कीजिए। कुछ भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये कुछ आपके प्रमुख जीव है और उनका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पेन क्या है उसके विषय में यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लगे हैं और जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अनुसार मैंने यहाँ पे 13 गो आपको जीव और उनके जीवन काल लिख दिया है। एक बार हम बता देते हैं, इसको कॉपी में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। देखिए, पहला आपका जीव है मेफ्लाई, ठीक है, एक प्रकार की छोटी मक्खियाँ पाई जाती हैं वो है, ठीक है। तो मेफ्लाई का जीवन काल कितना होता है, मात्र 1 दिन होता है। मतलब आज ही उसका जन्म होगा, आज ही उसमें वृद्धि होगा, वो अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करेगी और शाम तक, रात तक उसकी आज ही मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो मेफ्लाई का जीवन काल कितना होता है, मात्र 1 दिन का होता है, ठीक है। दूसरे जीव है आपकी तितली, ठीक है, तितली देखे हैं बचपन में, खूब आप लोग पकड़े हैं, ठीक है। तो तितली का जीवन काल कितना होता है, मात्र 1 से 2 सप्ताह होता है। मतलब 1 से 2 सप्ताह, 7 से 14 दिन का इसका जीवन काल होता है। उसमें इसके जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु सब हो जाती है, ठीक है। अगला जीव कौन सी है, बिल्ली है। बिल्ली का जीवन काल कितना होता है, 35 से
40 वर्ष होता है। ठीक है, अगला जीव है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ का जीवन काल होता है 60 वर्ष। अगला है आपका कौवा। कौवा का पहले ही बता चुके हैं कितना होता है, 15 वर्ष होता है। फिर है आपका तोता। तोता का भी बता चुके हैं कितना होता है, 140 वर्ष होता है। घोड़ा का जीवन काल होता है 60 वर्ष। कछुआ का जीवन काल कितना होता है, 200 वर्ष। और हाथी का जीवन काल होता है 65 वर्ष। बंदर का जीवन काल भी 60 वर्ष होता है। सिकोया, सिकोया क्या है, तो एक प्रकार का वृक्ष है। सबसे अधिक आसपास लगभग जीवन काल किसका होता है, तो इसी का होता है। इससे भी नहीं, एक और पेड़ होता है जिसका जीवन काल इससे भी अधिक होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए सिकोया वृक्ष जो है इसका जीवन काल कितना होता है, 3000 से 4000 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य है, तो मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, 100 वर्ष होता है। लेकिन अभी हमारे पास उतने अच्छे पोषक पदार्थ मौजूद नहीं है, केमिकल वाले चीज़ हम लोग खा रहे हैं, इसलिए हम लोग का औसत जीवन काल अभी कितना बचा हुआ है, 60 वर्ष का है। और बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा, इसका जीवन काल कितना होता है, 300 से 500 के आसपास होता है, 300 से 500 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख जीव है और उनके जीवन काल है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी जीव हो, ठीक है, उसका जन्म होगा और उसका क्या होगा, जैसे ही उसका जीवन काल पूरा हो जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है। ठीक है, कोई भी जीव यहाँ पे है आपका, मान लीजिए कि आपका ये बरगद का वृक्ष ही है। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा बरगद का वृक्ष है। तो इसका जीवन काल कितना है, औसत जीवन काल इसका 300 से 500 वर्ष का है। तो मान लीजिए ये इसका जन्म हुआ, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि होगी, ये बड़ा होगा। और जैसे ही इसका 300 से 500 के आसपास का बीच में कोई भी एक समय काल होगा, उसमें इसकी इस बरगद के वृक्ष का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएंगी। इसकी पत्तियां सभी क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। ठीक है, और इसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जीव हो, चाहे उसका जीवन काल 1 दिन का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 1000 साल का हो, उसका निश्चित मतलब क्या मृत्यु फिक्स है, प्राकृतिक मृत्यु फिक्स है। तो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय काल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन का लाइफ स्पेन कहते हैं। लेकिन एक जीव मात्र ऐसे कुछ होते हैं जिनका क्या होता है, मृत्यु फिक्स नहीं है, वो अमर होते हैं। ठीक है, अब कहिए कि ये क्या बोल रहे हैं भैया, जीव अमर होते हैं। हमने रामायण में, महाभारत में हमेशा देखा है कि प्रभु ने क्या कहा है कि जीव कभी, जो मतलब जीव जन्म लिए हैं उनका मृत्यु फिक्स है, वो मरेंगे ही, अमर कोई नहीं हो सकता है। रावण उतना प्रयास किया कि हमें अमर बना दीजिए, लेकिन रावण भी अमर हो पाया, नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन एक जीव है जो रावण से भी क्या है, ज़्यादा चालाक है, और वो क्या हो गया, अमर हो गया। देखो कौन सी जीव है, आपने जीवों का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या होगा, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं वे सभी क्या होते हैं, वे सभी अमर होते हैं। मतलब उनका प्राकृतिक मृत्यु पॉसिबल ही नहीं है। उनका जन्म तो होता है लेकिन वो मरते नहीं हैं और हमेशा अमर रहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके बाकी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका क्या है, प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है। और उसी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में मृत्यु क्यों नहीं होती है, इनका मतलब जीवन काल समाप्त क्यों नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव का एक एग्जाम्पल आप लोगों ने 10th क्लास में चाहे 11th क्लास में नाम खूब सुना होगा, अमीबा। नाम सुनेंगे, कैसे होता है, ऐसे होता है आपका अमीबा। ठीक है, ये क्या है आपका, अमीबा है। ठीक है, ये कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और इसमें जब वृद्धि होती है तो क्या होगा, ये वृद्धि करेगा और ऐसे ऐसे वृद्धि करके जन्म जब करता है तो क्या होगा, इसका केंद्रक थोड़ा बड़ा हो जाता है, केंद्रक बड़ा हो जाएगा और इसमें फिर पुनः वृद्धि होती है और क्या होता है, ये 2 भागों में टूट जाता है। एक यहाँ पे दूसरा अमीबा हो जाता है और एक यहाँ पे अलग अमीबा हो जाता है। ठीक है, तो देखो अमीबा में कैसे मतलब इसका जीवन काल पूरा नहीं होता है और ये मृत्यु इसकी क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक अमीबा है ये अपने ही शरीर को क्या कर रहा है, 2 भागों में तोड़ करके 2 अलग अमीबा का निर्माण कर दे रहा है। अब ये वाला जो अमीबा है ये भी वृद्धि करेगा और अपने शरीर को क्या करेगा, तोड़ करके 2 अलग अमीबा का निर्माण कर देगा। ठीक है, और ये वाला अमीबा भी क्या करेगा, तोड़ करके अपने शरीर को, जैसे ही ये वृद्ध होता है तो तोड़ करके अपने आप को 2 अलग नए नए जीवों में बना देता है। तो इनके अलावा, एक कोशिकीय जीवों के अलावा जितने भी जीव होते हैं सबका क्या होगा, जीवन काल पूरा होगा, वो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।
लेकिन ये तो अमर है ना, इसमें क्या होता है, इसका जन्म हुआ, खाना पीना खाया, थोड़ा सा वृद्धि हुआ, इसमें थोड़ा सा बूढ़ा हुआ, और जैसे ही बूढ़ा होगा ये अपने शरीर को क्या करेगा, दो भागों में तोड़ देगा और दो नए जीवों का निर्माण कर देगा। तो पहले से तो ये था, अब यहाँ से अपने आप को तोड़ करके दूगो बना दिया। इसकी मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु हुआ ही नहीं, अपने आप को तोड़ के पहले एक था, अब दूगो बना दिया। फिर जब ये दोनों बूढ़े हो रहे हैं तो अपने आप को दो दूगो बना दे रहे हैं अलग से, तो इनके मृत्यु नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका जीवन काल कभी भी पूरा नहीं होता है, वे क्या होते हैं, अमर होते हैं। और एक कोशिकीय जीवों के अलावा जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनका मतलब जीवन काल फिक्स होता है, प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं न रहेगा कि एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये अमर होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। जब भी ये बूढ़े होंगे अपने आप को दो भागों में तोड़ करके अलग अलग दो जीवों का निर्माण कर देंगे, फिर जब वो दो जीव बूढ़े होंगे तो अलग अलग फिर दो दो जीव का निर्माण करेंगे। ऐसी ही उनकी क्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके ऊपर ऊपर से ना जा रहा होगा। यदि समझ में ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम और भी बेसिक डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको 30-30 सेकंड का 1-1 मिनट का रील देखने का आदत है, ज़्यादा देर तक हमें नहीं लगता है कि आप वीडियो को देख पाइएगा, तो इसलिए हम अभी वीडियो का जो लेंथ है छोटा रख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्लास का लेंथ को बढ़ाएंगे जैसा आपका रिस्पांस रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कल नहीं परसों के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। परसों के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन की 6 प्रमुख विधियाँ होती हैं, उनके लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सारी चीज़ों के विषय में डिटेल में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 26 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर एकदम फ्री में बायोलॉजी के क्लासेस चलेगा, तो आप लोग यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम डिटेल में बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इसको आज इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी आर, टेक केयर, हैव अ गुड डे, टेक केयर।